बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहताब हैदर एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज हमने रिक्वेस्ट की है फॉर्मर इकोनॉमिक एडवाइजर डॉक्टर खाकान हसन नजीब साहब से। हमने बजट स्पेशल एक शुरू किया हुआ है और उसमें बुनियादी जो हमारा मकसद है वो ये है कि हम बजट को सिंपल अंदाज में हमारे जो देखने वाले हैं उन तक पहुंचाएं। और आज मैंने खसूसी तौर पर इनसे रिक्वेस्ट की है कि हम जो बजट की एक्सपेंडिचर की साइड है, जिसको ये कहा जाता है कि ये बड़ी टाइट है, इसके अंदर कोई चीजें की नहीं जा सकती। और अभी हुकूमत ने जो असूली तौर पे फैसला किया है कि ये बजट को जो एक्सपेंडिचर साइड है, इसको जो करंट एक्सपेंडिचर्स है इसको वो फ्रीज करेंगे। तो बेसिकली मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने सबसे पहले तो मुझे टाइम दिया। जो पहला मेरा सवाल है कि एक परसेप्शन है वो ये है कि ये एक्सपेंडिचर साइड बड़ी टाइट है, यानी इतनी बंदी हुई है कि इसमें मजीद कुछ किया नहीं जा सकता। तो आज मैंने आपका आर्टिकल भी पढ़ा है जो दी न्यूज में छपा है, अभी जस्ट आपका शुरू करने से पहले मैंने उसको गो थ्रू कर लिया था। आप ये कहते हैं कि उसके अंदर उसको रिप्रायोरिटाइज किया जा सकता है, तो आप कैसे जो है उसको रिप्रायोरिटाइज करेंगे जी? थैंक यू मेहताब, ऑलवेज अ प्लेजर टू बी विद यू। देखिए मेहताब, सबसे पहले तो ये कि पाकिस्तान के लिए ना द बजट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, और उसकी वजह ये है कि इस बजट में या किसी भी बजट में पाकिस्तान की जो अपसाइड है ना वो फिनोमिनल है। हम एक क्विक कमेंट अगर मैं कर दूं टैक्स साइड पे, देखें पाकिस्तान इस वक्त अपनी टैक्स कंप्लायंस 50% पे रखे हुए है। अगर इस कंप्लायंस को 75% कर दिया जाए तो कम से कम जो आपका टैक्स टू जीडीपी रेशियो है वो 3 से 5% बढ़ जाएगा। और ये एक टॉपिक है जिसपे बहुत बात होती है और हम भी बात करेंगे किसी वक्त लेटर। बट इसकी एक दूसरी साइड है, वो है कि हम क्या ये पैसा कलेक्ट करके उस तरह खर्च कर रहे हैं एफिशिएंटली, क्या इसकी एफिशिएंसी में बेहतरी की जा सकती है, क्या इसकी ग्रोथ को रोका जा सकता है जो कि करंट एक्सपेंडिचर की स्पेंडिंग है। ये 3 सवाल हैं, तो हम इन 3 सवालों को लेके चलेंगे। अब ये पाकिस्तान के लिए एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट, एक्सपेंडिचर एफिशिएंसी, एक्सपेंडिचर प्रायोरिटाइजेशन ये इसलिए भी जरूरी है कि मैं अपने दोस्तों को बताता चलूं कि 3,500 अरब रुपया हुकूमत बोरो करेगी इस साल, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 21 में बजट का खसारा मीट करने के लिए। फ्रेंड्स, दैट इज $24 billion we will just borrow to meet the gap between the revenue and the taxes, the revenue and the taxes that we make this year, and what we will be spending in terms of the current as well as the development expenditure. So मेहताब, हम इस पैराहे में आप बजट बना रहे हैं, ये खसारा तकरीबन अगर गवर्नमेंट के फिगर्स पे चले जाएं जो बजट स्ट्रैटेजी पेपर में प्रेजेंट हो रहे हैं तो वो 3,150 है अरब है नेक्स्ट ईयर। लाइकली है कि इससे ज्यादा होगा। So again another $24 billion would have to be borrowed. So अगर हम अपनी एक्सपेंडिचर साइड को बेहतर करें वो लाजिम और मलजूम है। देखिए दुनिया में ना 3 तरह के बजट्स होते हैं। मैं इस पाकिस्तान आने से पहले 2008 में ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी में काम किया करता था। They used to run a surplus budget. So probably they could be more frivolous with their expenditures because एक surplus budget है, कोई खसारा नहीं क्रिएट हो रहा। अब आप अगर अपने बजट को देखें तो सबसे पहले सबसे डिफिकल्ट है वो है करंट एक्सपेंडिचर। अब करंट एक्सपेंडिचर में 3 ऐसी चीजें हैं जिसको मेरे ख्याल में रिफॉर्म करने की जरूरत है। नंबर 1, पेंशन्स 200-250 अरब हुआ करती थी जस्ट चंद साल पहले, इस वक्त 490 अरब रुपया है अगले बजट में। इस साल तकरीबन 470, $3.25 अरब का सिर्फ हम स्पेंड करेंगे अपने पेंशनर्स को मीट करने के लिए। अब इसको कम तो नहीं किया जा सकता पर इसकी रेट ऑफ ग्रोथ को तोड़ा जा सकता है। सो लेट मी रिपीट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि जो 250 से आप 500 अरब के करीब आ गए हैं चंद ही सालों में, अगर आप इसके रेट ऑफ ग्रोथ को तोड़ दें, और उसको तोड़ने का ये तरीका है कि हमें क्लियर पे एज यू गो, यानी कि खुद लोग कॉन्ट्रीब्यूटरी इनकम करें, पेंशन फंड्स में इन्वेस्ट हो, एक प्राइवेट सेक्टर भी पनपेगा उसकी उससे, प्लस गवर्नमेंट का जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो कम हो जाएगा। एस्टिमेट्स आर कि 9 ट्रिलियन का जो एक्सपेंडिचर है वो अगले आने वाले सालों में अक्रू हो चुका है as liability of the pension of the people who will be retiring in the next many years to come. So this is a serious reform.
सो इसके रेट ऑफ ग्रोथ को तोड़ने के लिए द गवर्नमेंट शुड बी एबल टू प्रेजेंट सिर्फ ये कि हमारे पास एक पेंशन कमीशन है, ये बहुत अरसे से काम कर रहा है, फिर नया पेंशन, वी हैव सीन मेनी पेंशन रिपोर्ट्स बट इट इज प्रीटी सिंपल, यू नो। मैं हर दफा कहता हूं कि बहुत से ये चूंकि काम तरक्की याफ्ता या उन ममालिक में जो कि अभी तरक्की कर रहे हैं, स्पेशली मैंने तो ये ऑस्ट्रेलिया में देखा है कि एक सुपर एनुएशन का निजाम पूरा कायम हुआ और गवर्नमेंट से हटा के इनको वहां ले गए। सो सबसे पहले हमें ये करना। अच्छा सर, एक अगर नंबर इसमें 2 इजाजत दें मुझे, जी पेंशन पे पिछले दिनों मैंने एक स्टोरी की थी सर। जी उस स्टोरी में वाजिद राना साहब और बाकी जो एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने एक सबसे पहले केपी का कहा कि केपी का अगले 5 से 7 सालों में जितना रेवेन्यू है उससे ज्यादा पेंशन की लाइबिलिटी हो जाएगी। बिल्कुल। और जब मैंने उनसे सवाल किया बाद में, तो ओवरऑल पाकिस्तान का, यानी पाकिस्तान से मुराद है फेडरल गवर्नमेंट और चारों सूबे, मेरे ख्याल में अगले 10 सालों में वाकई ये पेंशन की लाइबिलिटी अगर हमने कुछ ना किया तो जितने हमारा इस टाइम एनएफसी में फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा है, ये तो सारे का सारा पेंशन में हमें देना पड़ जाएगा। तो ये पेंशन की रिफॉर्म्स बहुत जरूरी है। और इसमें हाइल क्या है, क्यों नहीं होती? देखिए, इसमें सबसे बड़ा मरहला ये है कि एक लोगों को डिस्कंफर्ट है कि शायद अगर वो इस पेंशन स्कीम से निकल जाएंगे तो उनकी जो महाना पेंशन है रिटायरमेंट के बाद वो शायद उतनी ना रहे, या वो उसकी सर्टेनिटी ना हो, या उनके बाद उनकी जो बेगम या उनके जो 26 साल तक के बच्चे वो इस सिस्टम से निकल जाएं। सो एक तो अनसर्टेनिटी है ऑन दी पेंशनर्स एंड। दूसरा ये है कि वी हैव नॉट बीन एबल टू कन्विंस देम कि देयर आर रिटर्न्स इन द मार्केट व्हिच मे एक्चुअली रेज द अमाउंट दे विल गेट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ 60 years or so, which may be actually better than what they are making. सो एक तो ये कि जिस तरह हर पॉलिसी है उसकी कन्वेंसिंग और पॉलिसी की करेक्ट फॉर्मुलेशन, अभी तक तो देखिए हम रख ही नहीं सके उनके सामने कि यार इसका मतलब क्या होगा। तो वी हैव टू कन्विंस देम। जस्ट ये एक्सपर्ट्स के दिमाग में ये एक बात है कि ये एक चीज होनी है, एक सुपर एनुएशन बननी है, फंड होना है, कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन चलनी है। वी हैव टू कन्विंस दीज पीपल कि दिस इज अ बेटर वे टू डू इट, नॉट फॉर द कंट्री ओनली बट उन लोगों के लिए भी। सो आई थिंक सबसे बड़ी कवाहत जो है वो ये। दूसरी बात ये है कि ये भी क्लैरिफाई करने की जरूरत है कि ये न्यू एंट्रेंट्स के लिए है, जो मौजूदा पेंशन लेने वाले हैं उनकी पेंशन बरकरार रहेगी। दुरुस्त। और मैं ये भी कहूंगा कि देर आर अदर वेज कि ये जो इतना बड़ा, ये जो हम 490 अरब हर साल और 9 ट्रिलियन आगे जाते हुए और मेनी ट्रिलियंस इन द प्रोविंसेस देख रहे हैं, इसमें भी कोई इनोवेटिव सोच हो सकती है वंस द बॉल गोज रोलिंग। मतलब आप ये भी तो कर सकते हैं कि आने वाले 10 साल की जो पेंशन कम्यूट होनी है उसको कैश की बजाय इन काइंड मे बी प्रॉपर्टी की सूरत में दे दें, मे बी जराई जमीन की सूरत में दे दें। सो रियली इनोवेशन हैज टू बी डन हियर। रेट ऑफ ग्रोथ को तोड़ना हर सूरत में जरूरी है और इससे प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत फायदा होगा। सो सबसे पहला तो ये रिफॉर्म हमें देखना चाहिए। दूसरी बात यह है कि समथिंग विच डिडंट वरी अस बट नाउ एक्चुअली गिव्स मी स्लीपलेस नाइट्स। 3060 मैं दोबारा रिपीट करूंगा, बिलियन रुपीस, यानी कि तकरीबन 20 अरब डॉलर अगले साल हम खर्च करेंगे मार्कअप पेमेंट में। दैट इज एन अनटेनेबल अमाउंट। 2017-18 में शायद ये 1500 अरब के करीब थी। सो लिटरली डबल हो गई है। ठीक है, इसमें डेट बढ़ने का आंसर है, डेट रीप्रोफाइलिंग का आंसर है, मार्कअप बढ़ने का आंसर है, इसमें मतलब बहुत सी चीजें हैं। देखें, आई एम सॉरी, इधर भी हमें कोई इनोवेटिव अप्रोच करनी पड़ेगी। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? व्हाट आई रियली मीन बाय दैट इज कि आपको डेट की रीप्रोफाइलिंग चाहे वो इंटरनल से शुरू करें, बिकॉज दैट टेक्स द चंक ऑफ द एक्सपेंस, उसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। जैसे आप आईपीपीएस के बारे में सोच रहे हैं ना कि आप उनकी मदद बढ़ा देंगे तो आपका वो कम हो जाएगा। सो आपको कोई इनोवेटिव अप्रोच यहाँ पे लगानी पड़ेगी। दूसरा, मार्कअप्स को कम रखना जो है हुकूमत के लिए ये निहायत ही जरूरी है, वरना 3060 अब 3200 इससे अगले साल, 3600 उससे अगले साल, ये एक अनटेनेबल अमाउंट है। जरूर है कि ग्रोथ से कुछ आपका इसका एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी फर्क पड़ेगा, बट क्या कोई रीप्रोफाइलिंग ऐसी की जा सकती है जो हमने शायद एक्सपेंसिव रेट्स पे कर दी है, उसको दोबारा देखें। क्या हम ये सोच सकते हैं कि गवर्नमेंट को किसी शराय सूद को थोड़ा डिफर कर दिया जाए? सो समथिंग इनोवेटिव हैज टू बी थॉट। इसके लिए सर, इसके लिए आप ये नहीं समझते ये जो डेट ऑफिस है इसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, इसमें एक्सपर्ट हायर करने की जरूरत है ताकि वो बुनियादी काम को समझते हो, फिर रीप्रोफाइलिंग होगी ना सर।
तो देखिए ये तो पाकिस्तान का एक बुनियादी मसला है ना, कहीं पे भी आप कह सकते हैं कि कैपेसिटी स्ट्रेंथनिंग की जरूरत है। अब बात ये है कि मैं हमेशा कहता हूं कि पाकिस्तान में यू हैव टू टेक, यू कांट सॉल्व ऑल द इश्यूज बिकॉज बहुत इश्यूज ज्यादा हैं ऑब्वियसली। सो आपको रेजर फोकस से कुछ इश्यूज को उठा लेना है, और मैं बहुत ज्यादा इश्यूज नहीं उठाऊंगा आपके सामने। उन इश्यूज को हमने एक पेंशन उठाया, और डेट बिल्कुल देखें, डेट ऑफिस बिकॉज कलीदी किरदार है उसका, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का कलीदी किरदार है, उसमें आप जितनी ज्यादा एक्सपर्टीज कायम करेंगे कि वो इस चीज को हल कर, इतनी ज्यादा बेनिफिशियल होगी। सो ऑब्वियसली यू आर एब्सोल्युटली राइट। और मतलब मुझे तो ये याद है कि जब भी मेरी आईएमएफ से नेगोशिएशन हुई है, मैं पिछले प्रोग्राम में ड्यूली इन्वॉल्व रहा हूं, 16-17 वाले में, मैं इस प्रोग्राम में भी इन्वॉल्व रहा हूं, डेट ऑफिस स्ट्रेंथनिंग का एक पैराग्राफ जो है वो हमेशा मौजूद होता था। सो वो एक कलीदी किरदार था। तीसरी चीज जो है देखें, वो है कि हम अपनी सब्सिडीज को कैसे लेके चलना चाहते हैं। मतलब targeting of subsidies is a good way to go forward, absolutely, but again that's not the whole ball game, right? The ball game is much greater than that. Should you be giving subsidy on fertilizer? Is that a subject which is with the provinces, or is that a subject which is with the center? आप ये तो जरूर कहते हैं कि जी एनएफसी हुआ, सो दे यू नो, सो यू हैव टू थिंक बियॉन्ड जस्ट टारगेटिंग। वी विल कम टू टारगेटिंग। मैं इसलिए उन एस्पेक्ट्स को हाईलाइट करना चाहता हूं जो शायद मतलब आम हाईलाइट नहीं होते। फिर यू हैव टू यू नो सीरियसली थिंक कि टारगेटिंग में देखिए सबसे बड़ा आंसर तो पावर सेक्टर सब्सिडी का है। 140 अरब बजट होती है, इस साल भी मेरा ख्याल है कि जो पावर सेक्टर सब्सिडी है ना, एक्चुअल में वो 400 अरब को क्रॉस कर जाएगी। So, under budgeting, you know, we have to be honest about what that is. I mean, part of the circular debt is again coming from this fact. So, क्या हमने correct budgeting करनी है, क्या हमने उसकी targeting कैसे move करनी है? इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में अच्छा 7-8 मिलियन लोगों का एक डेटा है, एक ongoing सर्वे भी चल रहा है, so उससे आपका वो भी सामने आ जाएगा। पर तीसरी चीज आपने, एक मैंने इसकी मिसाल दी, अब एक और सेक्टर है, क्या आपने हायर एजुकेशन को अपने पैसे देते रहना है, या आपने ये सोचना है कि हायर एजुकेशन जो है उसको पैसे देते रहना शायद इसलिए जरूरी नहीं है बिकॉज आपने इतने पैसे प्रोविंसेस को कर दिए हैं ट्रांसफर। अब आप ये देखें ना कि प्रोविंसेस की जब मैं 9 महीने की स्पेंडिंग जाके देखता हूं तो वहां पे मुझे एक सरप्लस नजर आता है। सो ऑब्वियसली स्पेंडिंग कैपेसिटी इज not happening there, so maybe they can take up these issues again. Lady health workers, ये तो एक नोन चीज है। सो तीन चीजें तो अभी मैंने आपके सामने रख दी हैं। तो सब्सिडी को, फर्टिलाइजर की सब्सिडी है कितनी? 6 अरब रुपया है बजट में फर्टिलाइजर की सब्सिडी, ठीक है। सो आपको ये चीजें सोचनी है। आई मीन आई वांट कि फर्टिलाइजर बहुत सस्ता हो। मैं ये भी समझता हूँ कि फर्टिलाइजर पे तो जीएसटी भी नहीं बढ़ाना चाहिए। मैं खुद फर्टिलाइजर का जीएसटी कम करके गया हूँ। मतलब the minister at that time made that proposal. हम बजट कर चुके थे, बट आई स्टिल सेड कि ये कम करना है, और मैं उसको 2% करके गया। क्यों करके गए थे? बिकॉज इट इज अ गुड थिंग टू डू। अभी 5% है सर इस पे रेट जीएसटी फर्टिलाइजर 2% के करीब है। सो ये बड़ी अच्छी चीज है, ये आपका परव्यू है, आप करें जरूर ये काम। बट क्या सब्सिडी कोई हो सकता है, देखिए ये भी तो हो सकता है कि किसी जगह पे प्रोडक्टिविटी बहुत बेहतर हो और वहां पे इतनी सब्सिडी देने की जरूरत ना हो। सो द प्रोविंसेस में बी इन अ बेटर पोजीशन। हाई दूसरा मैंने आपको एचईसी का जिक्र किया। सो ये चीजें आपको सोचनी है। फिर देखिए ना, कुछ सब्सिडी की जो शेयरिंग है ना, एनएफसी को आपको बहुत तरह से देखना है। एक तो उसकी रेवेन्यू साइड है ना, बहुत आसान है कि 15% ऑफ जीडीपी होता तो बहुत अच्छा होता, बट जहां प्रोग्राम शिफ्ट करेंगे वहीं पे आपने ये देखना है कि क्या इनकी सब्सिडी भी जो है वो शेयरिंग होनी चाहिए। ये भी तो आपको बहुत ये हो सकता है कहीं पे वाटर बहुत डीप हो बलूचिस्तान में, सो बलूचिस्तान की ट्यूबवेल की जो सब्सिडी है वो शायद देनी पड़े, बट दैट मे नॉट बी द केस इन पंजाब, बिकॉज पंजाब में शायद वाटर इतना डीप ना हो और कॉस्ट काश्तकार की बहुत ज्यादा ना हो। सो क्या ट्यूबवेल की सब्सिडी को आपको वहां पे देना है? सो आपको एक बहुत होलिस्टिक एनालिसिस करना है। अगर आप होलिस्टिकली देखें तो क्या ये बात ठीक नहीं है कि 18th अमेंडमेंट के बाद जो सब्जेक्ट्स डिवॉल्व हो चुके हैं हम उन पे स्पेंडिंग क्यों कर रहे हैं एज ए फेडरल गवर्नमेंट? सो ये हमें जो है, सो हमने अब करंट की बात कर ली, अब हमें ये स्लाइड कर रहा है इनटू राइटली इनटू डेवलपमेंट साइड ऑफ द बजट। देखिए डेवलपमेंट साइड जो है ना बजट की, और उस पे हम अभी इस मौजू पे भी बात करेंगे कि क्या कहाँ पे खर्च हो रहा है। इट हैज सो मच पोटेंशियल टू डू बेटर दैट रियली आई मीन, और वहां पे सबका जो अंडरलाइंग फोकस है बजट का वो एफिशिएंसी ऑफ द बजट होना चाहिए। हम ये नहीं चाहते कि आप कट करें सब्सिडीज, बट हम ये चाहते हैं कि सब्सिडीज का जो
फोकस है वो एफिशिएंट हो, सिर्फ इसलिए नहीं कि हम वल्नरेबल को देखें। देखिए ये थ्योरी बहुत ज्यादा अब बन गई है कि हम जी वल्नरेबल को हम टारगेट करना चाहते हैं एफिशिएंसी ऑफ स्पेंडिंग ऑफ द मनी, चाहे वो एग्रीकल्चर में हो ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़ सके, चाहे वो इंडस्ट्री में हो ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। सो द अदर पार्ट ऑफ द बजट इज कि आपको डेवलपमेंट साइड को क्या करना है। देखिए ना, आप डेवलपमेंट साइड में क्या इंटर प्रोविंशियल रोड जो हैं वो सिर्फ काम है एनएचए का या सिर्फ काम है हमारा? सो हियर यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द डेवलपमेंट बजट इन अ डिफरेंट वे आल्सो। देखिए मैं सबसे पहले ये कहता हूं कि 3 अदारे हैं जिसमें डेवलपमेंट स्पेंडिंग में बहुत कुछ आप कर सकते हैं, एनएचए, वापडा और एनटीडीसी। इनको आप बहुत से पैसे देते हैं, 118 अरब के करीब आप एनएचए को देंगे, 40 अरब के करीब आप इसको देंगे, एनटीडीसी को देंगे, वापडा आई थिंक 70-80 अरब के लगभग है। ये वो अदारे हैं जिनमें आपने अपने एसेट्स जो हैं वो बिल्ड कर दिए हैं। आई कीप सेइंग दिस कि पाकिस्तान इज एन एसेट रिच कंट्री, these assets are held by the public sector, so Pakistan's public sector is asset rich। अब उन assets को आपके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स की रोड्स हैं जो आपके पास पड़ी हुई हैं विद द एनएचए। सो एनएचए की कमर्शियलाइजेशन एंड उसको कहें कि आप इन एसेट्स को प्लेज करें और नई रोड्स जरूर बनाएं। सो हियर इज 180 बिलियन रुपीस ऑफ पब्लिक सेक्टर स्पेंडिंग दैट यू कैन यूज समवेयर एल्स, बिकॉज आपके पास एक एसेट मौजूद है, उस एसेट को यूज किया जा सकता है। दुनिया भर में बजट्स को सरप्लस जब किया, ऑस्ट्रेलिया ने स्पेशली सरप्लस किया, मेरी ट्रेनिंग ऑस्ट्रेलिया की है, तो उन्होंने एसेट रिसाइकलिंग की कि जो आपके पास एसेट है, आपके पास ये मॉर्गेज का क्या कॉन्सेप्ट था जिससे लोगों ने बहुत पैसे बनाए। एक घर लिया, उसकी बढ़ गई, उसमें आपने 1 लाख रुपया डाला, वो हो गया 2 लाख। आप बैंक के पास गए, आपने कहा यार मेरा तो अब इसमें 2 लाख पड़ा हुआ है, आप मुझे इस पे एक और कर्जा दे दें, आपने एक और घर खरीद दिया। ये बड़ी आसान सी मैं मिसाल दे रहा हूं और ये मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये स्कोप आपके पास इन 3 एरियाज में बड़ा क्लियर है तो आपके पास रेलवे में भी, बट रेलवे इज डूइंग सो यू नो मिजरेबली कि उसमें ये करना शायद मुश्किल हो जाएगा। सो एक तो आप ये काम करें, दूसरा काम आप ये करें कि आप पूरी डेवलपमेंट स्पेंडिंग को ये सोचें कि क्या आप 7,500-8 हजार का थ्रो फॉरवर्ड, तो मैं थ्रो फॉरवर्ड का जिक्र कर रहा था तो मेरे बहुत से दोस्तों ने एक वेबिनार में कहा ये थ्रो फॉरवर्ड क्या है। सो जस्ट के 7,500-8 हजार के अप्रूव प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं, स्पेंडिंग हो रही है 600 से लेके 800 अरब की, इस साल 800 होगी, शायद अगले साल इससे बढ़ जाएगी। सो अगर ये स्पेंडिंग आपके पास 1/8 भी नहीं है, सो आप 8,000 प्रोजेक्ट्स को अगेन जाके सोचें कि इसमें हाई इंपैक्ट प्रोजेक्ट्स क्या हैं जो मुल्क की ग्रोथ, मुल्क की जॉब्स और मुल्क के वो तबके जो कि जिनके पास 70% के पास शायद ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, सैनिटेशन नहीं है, हेल्थ फैसिलिटी, टेली हेल्थ नहीं है, जो कि इन चीजों को तब्दील कर सकते हैं। सो आई थिंक अ लॉट ऑफ वर्क। मॉरेटोरियम, वेरी क्लियर आंसर, मॉरेटोरियम होना चाहिए नए प्रोजेक्ट्स पे। लेकिन सर आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, अभी 8 ट्रिलियन का थ्रो फॉरवर्ड है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और एक वर्ल्ड बैंक की स्टडी है कि पाकिस्तान के कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो अगले 50 साल में भी कंप्लीट नहीं होंगे। तो डॉक्टर साहब एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। मैं सवाल आपको छोड़ के चला जाता हूँ ताकि हमारे देखने वाले वक्फे के बाद का सेकंड पार्ट जरूर देखें। ये जो थ्रो फॉरवर्ड है, आपने अब आज के आर्टिकल में भी ये लिखा है कि ये जो बजट है ये 2 चीजों पे बेसिकली बेस करता है, एक तो आपकी डायरेक्शन को और दूसरा आपकी जो पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको भी। आप ये देखें ना, अभी 8 ट्रिलियन से मजीद थ्रो फॉरवर्ड बढ़ जाएगा, क्योंकि उसकी वजह ये है कि पीएसडीपी में कोई 100-150 के और प्रोजेक्ट्स जो है ना वो शामिल किए जा रहे हैं। तो ये तो फिर वही होगा कि हालांकि K2 निकलेगा और K2 का आपको पता है कि उसका थ्रो फॉरवर्ड काफी ज्यादा था क्योंकि वो कंप्लीट हो चुका है। लेकिन मजीद अगर आप प्रोजेक्ट्स को डालेंगे तो उसके नतीजे में थ्रो फॉरवर्ड मजीद बढ़ जाएगा। तो ये पॉलिटिकल इकोनॉमी का सवाल है। एक वक्फा लेते हैं सर, वक्फे के बाद वापस आके आपसे दोबारा इस पर गुफ्तगू जारी रखेंगे।